नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ का एग्ज़ाम हो, जब से इसने फॉर्म भराए हैं, नोटिफिकेशन निकाला है, तब से लगातार दुविधा का एक प्रकार से विषय बना हुआ है। नोटिफिकेशन निकालने के बाद एग्ज़ाम की प्रवृत्ति में चेंज करना बड़ा टिपिकल टास्क रहता है, क्योंकि विद्यार्थी उस अनुकूल जो नोटिफिकेशन है उसके अनुकूल तैयारी करना स्टार्टिंग कर लेता है। कभी आप तारीख 2 दिन में एग्ज़ाम कराने की घोषणाएं, कभी लगातार तारीख पे तारीख पोस्टपोन करने की गतिविधियों को देखते हुए यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो भी की गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को रास नहीं आ पा रही हैं। स्वाभाविक सी बात है। अभी हाल ही में देखा जाए, जो एक शब्द है जो सबको बहुत परेशान कर रहा होगा, जिसको नॉर्मलाइजेशन कह सकते हैं, आरओ को देखते हुए या पीसीएस को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसे निकालते कैसे हैं, क्या इसका एक नियमित तरीका है, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्या इसकी गुप्त समस्याएं कौन कौन सी हैं, किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा। आज मात्र 4-5 मिनट के में हम लोग समझ पाएंगे कि आप ये देख पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन होने से या इसके लागू होने से किन किन विद्यार्थियों को नुकसान और फायदा का सामना करना पड़ेगा। देखिएगा, जब भी कोई एग्जाम एक से अधिक पालियों में होता है या एक से अधिक शिफ्टों में, एक से अधिक दिनों में होता है, तो यानी उस पेपर को, यानी विद्यार्थी अलग अलग बैठेंगे, अलग अलग दिन में बैठेंगे। ऐसी गतिविधि में अगर देखा जाए तो जो आधार है, अगर आप इसके बारे में देख पा रहे होंगे, तो फिर एक पेपर को बैलेंस कैसे किया जाए, जिसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण कह सकते हैं। मात्र चंद शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले अगर आप देख पा रहे होंगे तो पीसीएस भर्ती के पेपर सेट 4 सेटों में तैयार तैयार होंगे। परीक्षा एक ही दिन कराने की मांग की जा रही है प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा, लेकिन इसके उपरांत भी यहाँ पर दिखाया गया है कि जो हाल ही में देखा जाए, राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। टल सकती प्रारंभिक परीक्षा। इसके अलावा बहुत सारी गतिविधि यहाँ देखने को मिल रही हैं, जो कहीं ना कहीं ये संकेत दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से अभी तक आयोग यही स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि एग्जाम किस प्रवृत्ति में, किस आधार पर, कब लूंगा। ये बड़ा गंभीर विषय बना हुआ है। मैं आपको यहाँ पर आज समझाने का प्रयास करूंगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखो, बहुत सिंपल वर्ड में समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब भी नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है यहाँ पर एक प्रकार से सामान्यीकरण। अब जब 2 दिन पेपर होगा, मान लो पीसीएस का एग्जाम 7 दिसंबर में और 8 दिसंबर में दिखाई दे रहा है। पेपर यहाँ पर 2 दिन में होगा, तो यानी दो पेपर छपेंगे। 2 पेपर छपने पर आप उस पेपर को एवरेज कैसे करेंगे, सामान्य कैसे करेंगे, मानकीकरण क्या होगा, ये आधार है। हालांकि इस नॉर्मलाइज करने का कोई भी एक नियमित तरीका नहीं है, एक प्रकार से एक पहेली है। 2 की वैल्यू 4 होती है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 का स्क्वायर एक प्रकार से 4 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 भी हो सकता है। 2 का दुगना 4 भी हो सकता है, ऐसे 3 का दुगना 6 भी हो सकता है। या 2 में 2 जोड़कर आप 4 ले आए हो, ऐसे ही 3 में 2 जोड़कर 5 लेके आ सकते हो। तो नॉर्मलाइजेशन मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि आधार, अगर मैंने 2 को 4 लिख दिया गया, तो अगर आपसे पूछूंगा 3 को क्या लिखेंगे, तो आप इसका आंसर निकालने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर किया गया, तो 2 का स्क्वायर करने 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ सकता है। अगर मैंने कहा 2 जोड़ दिया गया, तो 2 जोड़ने पर यहाँ पर 5 आ सकता है। मैंने कहा इसका दुगना किया गया, दुगना करने पर आप 6 आ सकता, तो आप किसको आधार मानेंगे? 9 को भी आधार मान सकते हैं, 5 को भी आधार मान सकते हैं, 6 को भी आधार मान सकते हैं। तो यानी इसका एक डायरेक्टली कहा जा सकता है तरीका नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बताने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिएगा 7 यहाँ पर दिसंबर में यहाँ पर एग्जाम हुआ, उसमें सभी विद्यार्थियों के जो एवरेज मार्क्स हैं, मान के चल लेते हैं कि 105 आए हुए हैं। 105 आने का मतलब है कि 105 कितने में से, बोलेंगे 200 नंबरों में से, जो कि जीएस का 150 क्वेश्चनों का 200 नंबरों का पेपर होता है। ऐसे ही अगर आप जाएंगे आरओ में, वहां पर भी 200 का होगा। अगर आप 8 दिसंबर में एग्जाम दिए हैं, तो वहां पर बच्चों के मार्क्स आ चुके हैं 115। अब ये मान के चलें कि जो 105 नंबर आए हुए हैं और यहाँ पर 115 नंबर आए हुए हैं, ये हम ये कैसे मान लें कि ज़्यादा नंबर लेके आए हुए हैं? तो ये हम ये कह सकते हैं कि पेपर ये आसान हो सकता है, ये पेपर टफ हो सकता है। या ऐसा मान लें कि बच्चे यहाँ होशियार बैठे हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन कर दिए होंगे, यहाँ पर बेचारे कम होशियार बैठे होंगे। या ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर नकल कराई गई हो, या फिर अन्य दुविधा में कहा जाए पेपर आउट हो चुका है, कि उनको अच्छे क्वेश्चन टिक कर गए। इसके अलावा ये भी मान सकते हैं कि अगर हम जब पहला पेपर देते हैं, तो पहला पेपर देखने के बाद हमें लग जाता है कि ये जो प्रश्न आए हुए हैं किन किन टॉपिकों से आए हुए हैं, तो विद्यार्थी उन टॉपिक को रेडी करने से क्या समझ सकता है कि सेकेंड जो पेपर आएगा उसको आसानी से ज्यादा प्रश्न वहां वेटेज मिल जाएगा। ये डेफिनेटली बात है कि जब भी कोई आयोग पेपर बनाता है, पहले पेपर के आधार पर सेकंड पेपर जो है ऑटोमेटिकली बच्चों के लिए फायदेमंद होता है। तो यानी जो बच्चे पहली शिफ्ट में पेपर देंगे, इसके लिए उनको नुकसान होगा, और जो दूसरी शिफ्ट में पेपर देंगे उनको फायदा होगा, क्योंकि वो प्रश्न का एक स्ट्रक्चर जान पाएंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, उसे उस समय में आप आराम से रेडी कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, एक तरीका तो ये है कि अगर मान लीजिए इनका एवरेज मार्क्स 105 आया है और इसका 115 आया है, तो या तो हम ये मान लें कि भैया कट ऑफ 115 पे लगाएं,
और जिससे यहाँ पर या इनका जो एक मार्क्स है यहाँ पर 105 है और ये हाईएस्ट कितना 115 है। तो अगर हम यहाँ मान लें कि दोनों को मिलाने के बाद, दोनों शिफ्टों को मिलाने के बाद हम एवरेज मार्क्स एक प्रकार से 115 ही मान लें, तो 115 करने के लिए आपको यहाँ पर इनको क्या करना पड़ेगा, 10 दे दिया जाए तो यानी 115 हो जाएगा। यानी कुल मिला के ना तो इनको नुकसान हुआ 115, इनको और फायदा हो गया, क्योंकि इनको एक प्रकार से कह सकते हैं पेपर टफ था इसलिए नंबर कम थे, 10 हमने इसको दे दिए गए यानी 115, यानी अब एवरेज मार्क्स 115 115 दोनों शिफ्टों का हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसा एक सिंपल तरीका है, ऐसा कभी कोई भी नहीं करता, ऐसा एसएससी वगैरह में किया जाता है। देखिए चलो, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसके पास, आयोग के पास एक डाटा भी है कि मुझे 15 गुना 10 गुना 20 गुना ही बच्चे पास करने हैं, ऐसा करने से बच्चे ज्यादा गुना पास हो जाएंगे, इसलिए इसको फॉलो करने का कोई भी आधार नहीं है। सेकंड ऑप्शन बनता है कि या इस स्ट्रक्चर में देखा जाए, भाई एवरेज मार्क्स यहाँ पर कितना 105 है, यहाँ पर कितना 115 है। देखिएगा ऐसी स्थिति में हम एक एवरेज मार्क्स कहीं ना कहीं दोनों के बैलेंस में करने का प्रयास करते हैं। सपोज कर लीजिएगा मुझे यहाँ पर इन बच्चों के एवरेज मार्क्स और इन बच्चों के एवरेज मार्क्स को बैलेंस करना है, जिसको हम लोग सामान्यीकरण कहते हैं। तो मैंने 110 मान लिया। ऐसी स्थिति में जिन बच्चों के 105 नंबर के आसपास आ रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा, ये 5 बढ़ जाएगा। लेकिन जिन बच्चों के यहाँ पर 115 आ रहे होंगे उनमें से 5 घटा दिया जाएगा, यानी एक प्रकार से 110 हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, इन वाले बच्चों को फायदा हुआ, इन वाले बच्चों को नुकसान हुआ। तो कुल मिला के हमारे पास जो बच्चे कम होंगे, मान लीजिएगा मेरिट आपकी लगी हुई है 111 पर एग्जाम्पल बेस पे, अब 111 पे लगी है, इसके 115 नंबर थे, 110 आ चुके हो तो फेल हो जाएगा। अच्छा, इसको और विस्तार समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि अभी थोड़ा सा तिगड़मबाजी आपके दिमाग में सेट नहीं हुई होगी। मैं इसको एक एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूँ जिसको बहुत आसानी से समझना। आपके पास पेपर 2 दिन में हो रहा है, डे 1 ये रहा, डे 2 रहा। इसमें 5 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसका नाम पहला ए है, बी है, सी है और एक डी है, एक ई है। देखिएगा इसने कितने मार्क्स किए, 200 में से 130 नंबर प्राप्त कर लिए, इसने 120 नंबर प्राप्त कर लिए, इसने 80 प्राप्त कर लिए, इसने 90 प्राप्त कर लिए, इसने 100 प्राप्त करे। यानी कुल मिला के 5 के 5 विद्यार्थियों ने प्राप्त किए गए नंबरों का मैंने यहाँ पर लिख दिया गया। तो जैसे ही एवरेज मार्क्स निकालते तो एक ही तरीका है, इनको सबको जोड़ लिया जाए, 130 120 80 90 100 यानी 520 हो जाएगा। जब इसको 5 से भाग करेंगे, क्योंकि एवरेज ऐसे निकाल देंगे क्योंकि 5 बच्चे बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही अगर 5 से भाग करेंगे तो यानी एवरेज मार्क्स कितना आ गया 104। थोड़ी देर पहले जो मैं यहाँ पर दिखा रहा था कि 105 एवरेज मार्क्स है, वो एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हैं मैंने ये आपको यहाँ बता दिया। तो यानी आप कह सकते हैं कि डे 1 का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना हो चुका है, बोलेंगे सर 104 हो चुका है। कैसे निकाला, मैंने इसका एक तरीका बता दिया। ऐसे ही डे 2 में भी 5 विद्यार्थी बैठा दिए गए, यानी जहां पर एफ है, जी है, एच है, आई है, जी है, यानी 5 विद्यार्थी बैठाए गए। इसको 100 मार्क्स मिले हैं, इसको 95 मिले हैं, 105 मिले हैं, इसको 75 मिले हैं, इसको 80 मिले हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे 455 एक प्रकार से मार्क्स मिल चुके हैं। अगर हम इसको 5 से भाग करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 91 एक एवरेज, यानी कह सकते हैं कि कुल मिला के आप डे 2 का जो एवरेज मार्क्स है कितना आ गया 91। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाई दिया था कि एक एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, बोलेंगे 115। तो ये कैसे आया, मैंने ये समझाने का आपको हिंदी में सिमिलर शब्दों में प्रयास किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि डे 1 का एवरेज मार्क्स एक प्रकार से कितना 104 है, और डे 2 का जो एवरेज मार्क्स है कितना एक प्रकार से कह सकते हैं 91 है। यानी ये क्या हुआ, दोनों दिनों के अंतर्गत एवरेज मार्क्स मैंने निकाल लिए। अच्छा ठीक है, अब बात बड़े प्यार से समझने का प्रयास करें। ये कह सकते हैं कि ये पेपर इजी था, ये पेपर क्या है, सेकंड पेपर टफ था। ऐसा करने से आप सोच लीजिएगा कि हमें क्या चाहिए, एक एवरेज मार्क्स चाहिए। उस एवरेज मार्क्स निकालने के लिए जो डे 1 का एवरेज मार्क्स 104, जो डे 2 का मार्क्स 91, इनको जोड़ने के बाद अगर पेपर 2 दिन में हुआ 2 से भाग करेंगे, पेपर 3 दिन में होगा 3 तरह के विद्यार्थी बोलेंगे 3 से भाग कर लेंगे। ऐसा करने से 195 बटे कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 2 आ जाएगा। और जैसे ही आएगा तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो एवरेज निकाला मैंने 97.5, तो नहीं जो होल एग्जाम है उस एग्जाम का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना आ रहा है, बोलेंगे सर यहां से 97.5 आ रहा है। कैसे निकाला मैंने, दोनों का 104 को जोड़कर 91 को जोड़कर एक एवरेज मार्क्स निकाल लिया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि पूरे एग्जाम का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना आ चुका है, 97.5 आ चुका है। अभी एक बात बड़े प्यार से समझना, अब इससे करने से क्या होगा, 104 नंबर थे यहां पर एवरेज मार्क्स में, 97.5 क्या है पूरे एग्जाम का, तो यानी कह सकते हैं कि 6.5 जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ये ज्यादा थे। तो हर किसी बच्चे के नंबर में से 6.5 6.5 6.5 6.5 6 पॉइंट घटाएंगे। जब हम इस 100 में से 6.5 घटाएंगे तो आप ये बोलेंगे सर, बहुत आराम से समझाने का प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप समझ पाएं कि क्या गलती क्या समस्या है। तो आप ये देख पाएंगे कि 93.5 आई थिंक, मुझे लगता है कि यही निकल के आएगा या ज्यादा आएगा, बोलेंगे सर यही निकल के आएगा, 93.5 निकल के आ जाएगा।
क्लियर। यहां से भी घटाएंगे तो यहां पर लगभग आप घटाएंगे तो 83.5 निकल के आएगा। ऐसे ही यहां पर भी 90 इसको घटाने का प्रयास करने का मतलब है कि इसको आराम से हर किसी में से लेस करना देखिएगा। तो यानी आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो नंबर है इस पहली शिफ्टों में ज्यादा एवरेज था, इसलिए हमने घटाने का प्रयास करा, क्योंकि यहाँ पर नंबर कम थे पेपर टफ था। यहाँ पर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो जैसे ही यहाँ जोड़ेंगे कितना हो गया, बोलेंगे सर यहाँ से 106 पॉइंट एक प्रकार से कितना हो चुका है, 5 आ चुका है। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 101.5 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 111.5 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 81.5 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 86 पॉइंट एक प्रकार से कह सकते हैं 5 हो जाएगा। अब बड़े प्यार से देखना, बहुत बहुत आराम से देखने का प्रयास करें। अगर मैं ये कहूंगा कि इसका कितना घटाएंगे तो बोलेंगे सर यहाँ से 83.5 निकल के आ रहा है, यहाँ पर बात करेंगे 73.5 निकल के आ रहा है। यानी ये मैंने एक नंबर निकाल दिया हर किसी विद्यार्थी का। मान लीजिएगा आप में से 2 विद्यार्थी का अगर मैं कंपेयर करूंगा, बहुत प्यार से देखना, बहुत मजा आ जाएगा, आप कभी जिंदगी में ये नहीं मानेंगे। मान लो मैंने जो कट ऑफ है, जो यहाँ पर मेरिट है, उस मेरिट को मैंने लिख दिया गया कि 98.1 है, 98.5 के आसपास मेरिट चली गई है। ऐसी कंडीशन में जिस बच्चे के यहाँ पर ई वाले इसमें 100 मार्क्स आ रहे थे, देखिएगा उसे कितने मिले, 93.5 मिल गए देखिएगा। अब जिस बच्चे के यहाँ पर 95 भी आ रहे होंगे उसको कितने मिले, 101 मिल गया। इसका मतलब जो इधर बैठा हुआ 100 वाला स्टूडेंट है वो तो एक प्रकार से फेल हो गया, क्योंकि 98.5 मेरिट गई है। लेकिन जो विद्यार्थी 95 लेके बैठा हुआ था, 101 लाकर वो पास हो गया। ये है नॉर्मलाइजेशन देखिएगा। अब आप बताइएगा क्या ये सही है, क्या गलत है, ये आप तय करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ एक समझाने का तरीका बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन किसको नुकसान किसको फायदा होगा। अब ये कैसे तय करेंगे कि आप यहीं बैठ सकते हैं, यहीं बैठ सकते हैं, या यहाँ के पेपर इजी आएंगे, यहाँ के टफ आएंगे। यानी 2 तरह के प्रश्न हैं, जो आपको आता है वही तो इजी है, जो नहीं आता है वो टफ है। तो यानी ये कैसे तय करेंगे कि संविधान की अनुसूची का जो नंबर कह सकते हैं कि यहाँ पर 8वीं अनुसूची में क्या है वो इजी क्वेश्चन है और 9वीं अनुसूची का टफ क्वेश्चन है, ये कैसे मान लिया जाएगा। तो सामान्यकरण, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन एक प्रकार का तुक्का है, एक ऐसा आधार है जिसका कोई बिल्कुल भी एग्जैक्ट तरीका नहीं होता है। अब ये कैसे आप तय करेंगे कि भाई सिंपल सी बात है, सोचिएगा 100 यहाँ पर जो बच्चा 90 नंबर लेके बैठा हुआ है उसके 83.5 हो गए हैं, लेकिन जो बच्चा यहाँ पर एक प्रकार 95 लेके बैठा हुआ है, या फिर 100 लेके बैठा हुआ है, या जो बच्चा यहाँ 100 लेके बैठा, देखो बड़ी बात समझना, जो बच्चा यहाँ 100 लेके बैठा हुआ है सोचिएगा वो तो क्या होगा, फेल हो गया। लेकिन जो बच्चा यहाँ 100 लेके बैठा हुआ वो पास हो गया। यानी बराबर आने पर भी एक बच्चा फेल है, एक बच्चा पास है। एक प्रकार अधिक बच्चा लाने पर भी एक बच्चा यहाँ पर फेल हो रहा है, एक बच्चा यहाँ पर पास हो रहा है, सोचिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर देख पा रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन करने का ये तरीका ही होता है और इसी तरीके से हर कोई एग्जाम कराते हैं। अब ये आयोग ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। इस तरीके से यूपीपीसीएस के अंतर्गत या आरओ में होने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि हम सब एक कैंपेन के माध्यम से, अभियान के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाएं, ट्विटर कैंपेन चलाएं, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं मेल के माध्यम से, अन्य गतिविधियों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाकर। जिस प्रकार से आरओ का एग्जाम कैंसिल हो चुका था, आयोग कह दिया शाम में कि भैया शुचितापूर्ण एग्जाम करा चुका हूं, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो अंत में उसे एक प्रकार से कैंसिल करना पड़ा। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि युवाओं को अपने अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये है नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसका विरोध क्यों हो रहा है। आप समझ चुके होंगे, देखिएगा क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, इसको आप जान चुके होंगे, कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया गया, नुकसान कैसे होगा, इसको फायदा होगा। इसके गुप्त रहस्य बहुत खतरनाक हैं, इसके पीछे आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके गुप्त रहस्य का मतलब हो सकता है कि जो आयोग के जानने वाले या अच्छे परिचित लोग हों उनका एग्जाम अलग शिफ्ट में करा ले, जो आपकी शिफ्ट में आ जाए ये भी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि उस शिफ्ट में कौन सा बच्चा बैठेगा, कौन सा पेपर जाएगा, 4 सेटों में पेपर बनेंगे, कौन सा सेट जाएगा, कौन सा कैसे होगा, ये भी कंफर्मेशन नहीं देखिएगा। तो दोस्तों इसका विरोध करिएगा, एक कैंपेन में भाग लीजिएगा, जैसे सूचना मिलेगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज़ हैं, ये ऑथेंटिक रिसोर्स है, ऑथेंटिक डाटा है, उसके साथ हम लोग हमेशा काम करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।